ओके करें इस पे स्टार्ट। हाँ, लास्ट क्लास में मैंने होमवर्क आपको दिया था, एक तो रेस नंबर 13, रेस नंबर 18 और जी एडवांस के रिमेनिंग क्वेश्चंस। हमने एक ही क्वेश्चन शायद डिस्कस किया था, बाकी के बचे हुए। ठीक है, तो आज उसको अपन डिस्कस कर लेंगे। पहले कॉपी निकालो, कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था हम लोगों ने? क्वेश्चन दिया था वैसे करने को, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन आपकी रेस में भी है, जो मैंने आपको रेस दी है ना, रेस वही दी थी, कौन सी 18 दी थी 19 दी थी? अच्छा 18 दी थी क्या? हाँ, तो 18 में नहीं 19 में, ठीक है। तो 18 दी थी। एक क्वेश्चन ये दिया था आपको करने के लिए ना, लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट साइन थीटा। आंसर आया क्या? कितना आएगा? लैम्डा नॉट आर स्क्वायर इंटू पाई, ऐसा? हाँ, लैम्डा नॉट आर स्क्वायर, पाई नहीं आ रहा, 2 लैम्डा नॉट आर, शायद लैम्डा नॉट आर स्क्वायर इंटू शायद पाई, ऐसा कुछ आंसर आएगा शायद, मुझे पता नहीं है, चेक करते हैं। ठीक है। हाँ, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था कि अगर चार्ज की डेंसिटी वेरिएबल हो, यानी लैम्डा कांस्टेंट ना हो के वेरिएबल है, तो मुझे डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो सबको पता है यहाँ पर हम सेंटर ऑफ चार्ज मेथड लगा सकते हैं क्या? सेंटर ऑफ चार्ज कब एप्लीकेबल होता है? जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो, पहला पॉइंट, और दूसरा डाइपोल बन रहा। यहाँ पर डाइपोल तो बन रहा है ना। अगर मैं लैम्डा की बात करूंगा और लैम्डा को डिस्ट्रीब्यूट करते चलूं, तो साइन थीटा का जो फंक्शन होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव। तो यहाँ पर तो पॉजिटिव आ जाएगा चार्ज, और यहाँ पर कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। तो ऑब्वियसली बात है, हम इसको सेंटर ऑफ चार्ज से तो कर ही नहीं सकते, तो हमें किससे करने की जरूरत है इसको? इंटीग्रेशन। उसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा? एक छोटा सा एलिमेंट। तो अगर मान लो मैं वर्टिकल से कहीं से भी अज्यूम कर सकते हैं, सपोज यहां से मान लेता हूं, थीटा पे जाके एक एलिमेंट ले लो डी थीटा का, ऐसे ले ले, है ना। इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। अगर मैं ऐसा ही एक एलिमेंट यहां पर भी ले लेता, सपोज थीटा पे जाके कितने का? डी थीटा, तो इस पे चार्ज कैसा आ जाता? नेगेटिव। क्या ये एक डाइपोल बन जाता क्या? है ना, पॉजिटिव से, सॉरी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इधर आ जाता। इसको बोल देते हैं डीपी। सेम ये पहले भी कर चुके हैं कहानी में ना। और मान लो यहां से भी अगर मैं थीटा पे जाके एक एलिमेंट ले लूं, कितने का? डी थीटा का, तो यहाँ पे चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव। और सेम अगर मैं ऐसा ही एलिमेंट ले लेता, ये थीटा तो ये भी थीटा, यहाँ पे चार्ज कैसा आता? नेगेटिव। तो मुझे बता सकते हो ये डाइपोल कैसे बनेगा? ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये इसका भी डाइपोल मोमेंट डीपी मान लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे कंपोनेंट करने की कोशिश करूँ, तो हम बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। नेट कितना बनेगा? डीपी कॉस थीटा और डीपी कॉस थीटा, तो पी नेट कितना आएगा? दैट इज 2 डीपी कॉस थीटा। बस मुझे इसी को तो इंटीग्रेट करना है। सबको समझ में आ रही बात है ना? अब कैसे सॉल्व करें मुझे बताते चलो। 2 डीपी क्या है? डाइपोल मोमेंट ड्यू टू द एलिमेंट, और एलिमेंट का डाइपोल मोमेंट होता है एनी ऑफ द चार्ज इनटू उनके बीच की सेपरेशन। तो एनी ऑफ द चार्ज चाहिए ले लो। क्या इस चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? लैम्डा इंटू आर डी थीटा। लैम्डा को लेंथ से मल्टीप्लाई करो तो 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एनी ऑफ द चार्ज, डीपी निकाल रहा हूं, एनी ऑफ द चार्ज इनटू उनके बीच की सेपरेशन। सेपरेशन कितनी है? 2r इनटू cos थीटा। और यहां पे बस अब लैम्डा को कितना पुट कर दोगे? लैम्डा नॉट साइन थीटा। ये काम करना है।
तो इससे पहले तक का काम तो हम पहले ही कर चुके थे, बस यहाँ पे रिप्लेस ही तो करना है लैम्डा को किससे, लैम्डा नॉट साइन थीटा से। सही बात है। अगर मैं इसको रिप्लेस करूं देखो जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लो, 2 लैम्डा नॉट, ये सब बाहर आ जाएगा, आर इंटू आर, आर स्क्वायर, तो ये बनेगा 2r स्क्वायर। समझ में आया ना? चाहे तो डायरेक्टली तो 2 इंटू 2 कितना 4, तो 4 लैम्डा नॉट आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। सही है ना? टू आगे ले लिया ना भाई? अच्छा आप कह रहे हो 2 अंदर की तरफ लेते हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया है ना। तो ये बनेगा आपके पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ये बन गया, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिख सकता हूं, तो ये बनेगा आपके पास 2 लैम्डा नॉट आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा। सही बात है। बस अब लिमिट की बात कर रहे हैं, लिमिट मुझे कहां तक लगानी पड़ेगी, है ना? यहां से चलेगी लिमिट, तो 0 से पाई बाय 2। समझ में आया? 0 से पाई बाय 2 क्यों लगाई? क्योंकि टोटल कितने मजदूर काम कर रहे हैं, 4, तो आपको एक क्वाड्रेंट में ही काम करना है, तो थीटा की मिनिमम वैल्यू 0, 0 से पाई बाय 2, ये आपके पास आएगा 0 से पाई बाय 2। अब आप ध्यान से सुनना, आपको इंटीग्रेशन थोड़ा सा आगे होगा, साइन ऑफ ax के इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो माइनस का कॉस ऑफ ax अपॉन x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, तो ये बनेगा बेटा आपके पास दैट इज 2 लैम्डा नॉट आर स्क्वायर, दिस इज कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय माइनस का, तो माइनस आगे ले लेता हूं, माइनस बाहर ले लेता हूं, लिमिट कहां से कहां जाएगी, 0 से पाई बाय 2। सही है। ये माइनस से 2 से 2 चला गया, ये बनेगा माइनस का लैम्डा नॉट आर स्क्वायर। अपर लिमिट कितना आएगा, ये बन जाएगा पाई, कॉस पाई -1, 0 कॉस 0 1। सबको समझ में है ना? कितना आ रहा है, ये 2 आ जाएगा बिल्कुल, तो आंसर आ जाएगा दैट इज 2 लैम्डा नॉट आर। बढ़िया, बिल्कुल सही है, आंसर आएगा 2 लैम्डा नॉट आर स्क्वायर। बढ़िया। नोट करो बेटा सब लोग यहाँ तक, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं आएगा, कोई चेक करा देना है। यहाँ तो सबको बात आ रही है बेटा समझ में, है ना? तो ये वही लास्ट क्लास की बात है ना, एक बार दोबारा से देख लीजिए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टार्ट किया था, और इलेक्ट्रिक डाइपोल के रिगार्डिंग हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। डाइपोल के केस में हम 2 लोकेशन डिफाइन करते हैं, एक होती है इक्विटोरियल और एक होती है एक्सियल। एक्सियल कौन सी लोकेशन होती है, अलोंग द डाइपोल, अलोंग द डाइपोल लेंथ को हम क्या बोलते हैं, एक्सियल। उसके परपेंडिकुलर लाइन को इक्विटोरियल। एक्सियल लाइन पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तो वैल्यू कितनी होती है, 2kp अपॉन आर क्यूब, और इक्विटोरियल पर kp अपॉन आर क्यूब। जब आप एक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो उसकी डायरेक्शन p वेक्टर की डायरेक्शन के अलोंग आती है, और आप इक्वेटोरियल पर निकालते हो तो p वेक्टर के अपोजिट आती है। फिर मैंने आपसे बोला कि यार जरूरी थोड़ी हमेशा एक्सियल इक्वेटोरियल पे पूछे, बीच में भी पूछ सकता है। तो हमने एक जनरल फॉर्मूला निकाला था, कितना आया था, kp अपॉन आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। सही है। where theta is the angle between p vector and r vector। क्लियर है? थीटा को 0 कर दूंगा तो एक्सियल बन जाएगा, थीटा को 90 कर दूंगा तो इक्विटोरियल बन जाएगा। क्लियर है यहाँ पे सबको? फिर हमने एक और निकाला था कि नेट फील्ड जितना एंगल बनाएगा वो कितना होगा, दैट इज tan अल्फा, है ना। और tan अल्फा इज इक्वल टू कितना आता है, tan थीटा डिवाइडेड बाय 2। निकाला था क्या? अच्छा लिखा नहीं था ना, अच्छा वो वैल्यू हमने लिखी नहीं थी, बस यहाँ तक ही लिखा था। ठीक है ठीक है, तो लिख देता हूँ, है ना। तो लास्ट क्लास में हम लोग ये कर रहे थे कि अगर मेरे पास ये है -q, ये है +q, आपको दोबारा से डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि और बनाना पड़ेगा ना बीच में,
कुछ समस्या आ गई है, दूसरी चीजें आ गई। चलो बना लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो इधर देखो तो फटाफट पहले बताते चलो। ये एक डाइपोल है ना, इधर देखो पहले फिर नोट करो। ये डाइपोल है, ये माइनस क्यू, ये डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मूवमेंट माइनस क्यू से प्लस क्यू। ये हो गया पी। हम क्या करते हैं, पहले पी के दो कंपोनेंट, एक आर के अलोंग, तो ये कितना बनेगा, दैट इज पी कॉस थीटा, और एक आर के परपेंडिकुलर, ये कितना हो जाएगा, पी साइन थीटा। अब पी को भूल जाओ क्योंकि ये तो हट ही है, बचा कौन सा, पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा। पी कॉस थीटा के लिए ये वाली लाइन कौन सी होगी, एक्सियल, और एक्सियल के लिए जो फील्ड होता है, एक तो वो पी के अलोंग ही आता है, यानी इसी डायरेक्शन में आएगा, और वो कितना आएगा, 2 के पी की जगह पी कॉस थीटा अपॉन आर के। अब आते हैं पी साइन थीटा के लिए, ये लाइन कैसी हो गई, कि थेनोस आ गया क्या? धरती का विनाश है ना। कोई घोड़े पे बैठ के तो नहीं आया, बस समझ में आ गया, टुकड़ुक टुकड़ुक टुकड़ुक। है ना। अब इधर देखो, पी साइन थीटा के लिए अगर बात करें तो पी साइन थीटा के लिए ये वाली लाइन कौन सी हो जाएगी, इक्विटोरियल। और हमने बताया कि इक्विटोरियल की अगर हम बात करें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो डाइपोल के अपोजिट होती है, तो ये इधर है तो इसके इधर है। सबको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है बेटा। कितना आता है इक्विटोरियल के लिए, केपी अपॉन आर क्यू, और पी की जगह, ठीक है। मैं बात करना चाह रहा हूं कि जो नेट फील्ड है वो कितना एंगल बनाएगा, तो नेट फील्ड इन दोनों के बीच में आएगा कहीं, मान लेते हैं आ गया, ये ई नेट आ गया, इस एंगल को मैं अल्फा बोल रहा हूं। तो मैं चाहता हूं अल्फा में और इस थीटा में क्या रिलेशन होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूं, है ना। तो क्या मैं टेन अल्फा लिख सकता हूं क्या, टेन अल्फा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मैं इसको लिख सकता हूं दैट इज के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब अपॉन कितना आएगा, बहुत बढ़िया, दैट इज 2 kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब, ये बनेगा। यहां से अगर आप देखोगे तो दैट इज केपी अपॉन आर क्यूब, केपी अपॉन आर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा, तो ये आएगा दिस इज tan थीटा डिवाइडेड बाय 2, सही है। तो क्या मैं यहां से अल्फा निकाल सकता हूं क्या, अल्फा इज tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाय 2, क्या मैं इसको थीटा बाय 2 लिख सकता हूं क्या, नहीं लिख सकता, अरे छोटा बड़ा नहीं भाई, ये डिवाइडेड बाय थीटा बाय 2 नहीं है, मैं इसको थीटा बाय 2 तब लिखता जब ये होता, क्लियर है, ये कंप्लीट डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है, तो ये कंप्लीट डिवाइडेड बाय 2 है, क्लियर है। तो इसको आप ऐसे मत लिख देना कि सर यहां से अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाय 2 आ गया, ये नहीं आएगा, ठीक है, आपको इसी फॉर्म में याद रखना पड़ेगा कि tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा बाय 2। अल्फा कौन सा एंगल है समझ में आया ना, इसकी एक्सियल लोकेशन से नेट फील्ड कितना एंगल बनाए, इसकी एक्सियल लोकेशन से नेट फील्ड कितना एंगल बनाए। This is angle made by net electric field from axial location.
यहाँ तक सबको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है बेटा? हाँ, एक एक पॉइंट क्लियर है ना? आज जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में की बात की थी, किसी भी डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, तो एक्सियल लोकेशन पे निकाल लिया, इक्वेटोरियल पे निकाल लिया और नेट निकाल लिया, जनरल भी निकाल लिया। आज हम बात करेंगे पोटेंशियल की, किसी भी डाइपोल की वजह से उसके सराउंडिंग में पोटेंशियल कितना होगा। तो अगेन इसको तीन पार्ट में तोड़ देंगे, पहला एक्सियल, दूसरा इक्वेटोरियल और तीसरा जनरल केस। तो पहला केस वही है, दैट इज केस 1। at axial location, बस ये कि आज सारी मेहनत आप ही को करनी है ना। जैसे मान लो ये आपको डाइपोल दे रखा है, ये लेंथ आपको दे रखी है, दैट इज 2l। हम डिस्टेंस को कहां से मेजर करते हैं? सेंटर से, यहां से मान लेता हूं r डिस्टेंस। ये आपको पॉइंट दे रखा है P, आपको कैलकुलेट करना है इस P पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं? याद होगा जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड किया था। हमने क्या किया था इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में? पहले हमने दोनों इंडिविजुअल चार्ज की वजह से फील्ड कैलकुलेट कर लिया, बस आ गया नेट फील्ड, वही काम करना है। तो यहाँ पे क्योंकि मुझे पूरे डाइपोल का तो पोटेंशियल पता नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा वो तो पता है ना। तो मैं एक एक चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकाल दूं, और पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी, तो दोनों को क्या कर दूंगा, ऐड, मेरा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करो कितना आंसर आएगा। कितना आएगा उसको थोड़ा शॉर्ट करके बताना, कितना आएगा? P की फॉर्म में बताओ, Q इंटू 12 से बढ़ जाएगा, है ना? आंसर आएगा K P बाय R स्क्वायर। बहुत बढ़िया, है ना? इधर देखो सब लोग फटाफट, सब लोग इधर देखो, साथ में सॉल्व करते हैं, मुझे बताते चलना, हेल्प करते चलना। मुझे यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है, तो मैं इंडिविजुअल चार्ज की वजह से निकाल दूं और दोनों को डायरेक्टली ऐड कर दूं, क्योंकि पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। अगर मैं इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकालूंगा तो आएगा दैट इज K Q बाय R, ये वाली डिस्टेंस। तो क्या मैं इसको R माइनस L लिख सकता हूँ? ये अगर R है, ये L है, तो ये R माइनस L। अब इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल, तो दैट इज प्लस K Q की जगह माइनस Q, और ये डिस्टेंस कितनी है, R प्लस है। बस यही काम तो करना है। अब इसमें से कॉमन जो आ रहा है उसको बाहर निकाल लेते हैं, दैट इज K Q को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर आप एलसीएम लोगे तो A माइनस बी इंटू A प्लस बी, दैट इज R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये बनेगा R प्लस L माइनस R माइनस L, ये बनेगा। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये वाली टर्म तो क्या होगी, टेंडिंग टू 0, क्योंकि R के रेस्पेक्ट में L बहुत छोटा है। दूसरा R माइनस R, ये भी चला गया। तो आपके पास कितना है बेटा यहाँ से, दैट इज K Q इंटू 12 अपॉन R स्क्वायर। और क्या मैं Q इंटू 12 को P लिख सकता हूं? तो यहां से मेरे पास ये आंसर आ गया, दैट इज इक्वल टू K P अपॉन R स्क्वायर। सबको कहानी यहां तक बढ़िया समझ में आ रही है बेटा? तो फाइनली हम बोल सकते हैं कि अगर मुझे किसी भी डाइपोल की वजह से उसकी एक्सियल लोकेशन पे पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, K P अपॉन R स्क्वायर। सबको यहां तक क्लियर है बेटा? इसको हटा दो, ये लिख लिया सबने? बिल्कुल, है ना? जैसे इन्होंने बोला कि सर हम एक और तरीके से भी तो कर सकते थे कि हमारे इधर एक बार सब लोग, कि सर ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई गलत नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि जब आप एक्सिस पे पोटेंशियल निकाल रहे हो, यानी एक्सियल लोकेशन पे पोटेंशियल निकाल रहे हो, तो यहाँ पर फील्ड भी
एक्सियल वाला ही आएगा। यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी आपको, 2 kp अपॉन आर क्यू, तो बिल्कुल आ जाएगा। सबको क्लियर बेटा यहाँ तक? तो ये तो फर्स्ट केस हो गया। अब सेकंड केस पर आते हैं इसके। तो केस सेकंड, एट इक्वेटोरियल लोकेशन, इक्वेटोरियल लोकेशन पर कितना पोटेंशियल होगा कैलकुलेट करके बताओ। कितना आएगा, 0, बिल्कुल है ना, कितना आएगा 0। ठीक है, अगर आप देखोगे इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पे आप कोई भी पॉइंट ले रहे हो तो उस पर नेट पोटेंशियल हमेशा कितना आएगा, 0। इसे माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और ये दोनों के बीच की सेपरेशन 2 है। ये इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन। जैसे मान लो यहां से r डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेट करेंगे सब लोग इधर देखो बेटा एक बार पहले। तुम कहाँ गायब हो गए थे, छुट्टी में देखे? अच्छा अच्छा, हाँ, नहीं मैं डांट नहीं रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा, कंसर्न, तबीयत तो खराब नहीं थी कुछ, हाँ, प्यार मोहब्बत, हाँ, हाँ, मुझे सब ध्यान रहता है कि कौन क्लास आया है और कौन नहीं आया। जैसे बीच में ये एक दिन गायब हुआ था, है ना, हुआ था ना, ठीक है। अच्छा ऑनलाइन बेटा यहाँ से देखना पॉसिबल नहीं है। अब अगर एक्चुअली क्या मैं वहां पर, तो मैं चाहता हूँ बताऊं, लेकिन एक्चुअली क्या है, अगर मैं वहां फोकस करूंगा ना तो मेरा यहाँ से फोकस खत्म हो जाएगा। क्योंकि एक साथ देखो मेरे दिमाग में 10 चीजें एक साथ चल रही हैं। मैं सोच रहा हूँ कि थ्योरी को कैसे डिलीवर करूँ, कौन सा क्वेश्चन करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखते हो तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सोचता रहता हूँ, है ना, और फिर आप कुछ पूछते हो तो उस पर भी पूरा कंसर्न रहता है। ये भी रहता है कि क्लास में हर एक बच्चे को प्रॉपरली, क्योंकि आपके चेहरे देख के समझ में आता है मुझे कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो है ना, तो क्लास में इंडल्ज, अब अगर मैं वहां फोकस हो गया ना मेरा, तो यहाँ रिदम क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो वो एक सिंपल सी रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी उनसे कुछ, है ना, दुश्मनी है, ठीक है ना, और फिर भी मैं सारे डाउट्स तो क्लियर कर ही देता हूँ, है ना। चलो अब यहाँ पर आते हैं वापस, अब आते हैं इक्वेटोरियल लोकेशन पे। सब लोग देखो, जैसे मान लो मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि कितना नेट पोटेंशियल होगा, तो मुझे बताओ दोनों इंडिविजुअल चार्ज की वजह से निकालते हैं, दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। पर ध्यान सुना, कुछ नया भी सीखेंगे हम यहाँ पर। तो अगर मैं पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने की कोशिश करूं तो इसकी वजह से कितना आएगा बोलो यहाँ पर, दैट इज के क्यू अपॉन आर, तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आएगा। इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना आएगा, दैट इज के क्यू अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हुआ, कितना आ गया, 0। क्या ये आर पे डिपेंड कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इस लाइन पर, बात ध्यान सुना, इस लाइन पर, इन कौन सी लाइन पर, इक्वेटोरियल लाइन पर मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, चाहे इसकी बजाय ये भी ले लेता, ये भी ले लेता, ये भी ले लेता, इस इक्वेटोरियल लाइन पर मैं कोई भी पॉइंट ले लेता, उसका नेट पोटेंशियल हमेशा कितना आता, 0। यानी मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इस लाइन से पास होने वाले हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, और वो कितना है, 0। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि इक्वेटोरियल लाइन से पास होने वाला ये जो प्लेन है वो कैसा होता है, इक्वी पोटेंशियल प्लेन होता है। क्लियर है? तो यहां पे हम लिख सकते हैं a plane passing through equatorial line is equipotential plane. यानी मैं बोल सकता हूँ ये वाला जो प्लेन है, अगर ऐसा कोई प्लेन हम बनाएंगे
तो ये लाइन इक्विपोटेंशियल भी होती है। सबको मेरी बात अच्छे से समझ में आई बेटा, है ना? अच्छा इधर देखो एक बार, अगर मान लो मैं यहां से किसी चार्ज को इधर से लेके इधर तक शिफ्ट कराता, तो क्या मुझे कोई एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता? क्या नहीं। तो कई बार क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन सीधे आ जाते हैं आपके पास, और हम क्या करने लगते हैं, कैलकुलेट करने लगते हैं कि अच्छा वर्क निकालना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, फिर हम जबरदस्ती लिखते हैं, टर्म्स बाद में कैंसिल आउट होकर कितनी आ जाती है? जीरो। तो हम डायरेक्टली इस स्टेटमेंट को याद रख सकते हैं कि किसी भी डाइपोल की जो इक्विटोरियल लाइन होती है वो इक्वी पोटेंशियल होती है। इस लाइन के किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज को ले जाने के लिए हमें कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल हमेशा कितना होगा? जीरो, क्योंकि वर्क डन बाय एक्सटर्नल होता है दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू, है ना? डेल्टा यू, डेल्टा यू को क्यू इंटू डेल्टा वी, और डेल्टा वी को वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये तो बराबर है। तो मिला के कितना आ गया? जीरो आ गया। सो वो क्लियर बेटा यहाँ तक, इसको नोट करो। अब आते हैं जनरल केस पे। तो हमने एक्सियल पे देख लिया, इक्विटोरियल पे देख लिया, तो अब जनरल केस की अगर हम बात करें तो थर्ड, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। इस केस में कैलकुलेट करो कितना पोटेंशियल है। बिल्कुल आंसर आएगा के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। कैसे निकाला? सिर्फ एक्सियल रहेगा, कंपोनेंट करोगे तो आपको बहुत अच्छी आसानी से आंसर आ जाएगा। अगर आप बुक्स में इसका डेरिवेशन देखोगे, बहुत लेंदी डेरिवेशन दे रखा है, लेकिन आपने अगर ये कंसेप्ट पकड़ लिया तो बहुत आप एक लाइन में आंसर लिख सकते हो। सब लोग देखो बहुत आसान है यार। हमने प्रीवियस केस में क्या किया था? सबसे पहले डाइपोल बनाया था। डाइपोल की डायरेक्शन कहां से कहां होगी? माइनस क्यू से प्लस क्यू, सही है। अब हम क्या कर सकते हैं? क्या मैं इस पी के कंपोनेंट कर सकता हूं क्या? दो, कौन कौन सी डायरेक्शन में? एक्सियल और इक्विटोरियल। ऐसे एक तो इस डायरेक्शन में, ये तो कितना बनेगा? दैट इज पी कॉस थीटा, और ये कितना बनेगा? पी साइन थीटा, ये बनेगा। अब बात ध्यान से सुनना, ये पी तो खत्म हो गया, अब दो नए डाइपोल आ गए, एक पी कॉस थीटा और एक, तो मैं इन दोनों डाइपोल की वजह से पी पॉइंट पर नेट पोटेंशियल निकाल के जोड़ रहा हूं बस। तो पी पॉइंट पर नेट पोटेंशियल लिख रहा हूं मैं। पहले बात कर रहा हूं मैं पी कॉस थीटा की वजह से। पी कॉस थीटा के लिए लाइन कैसी है? एक्सियल, और एक्सियल की वजह से पोटेंशियल कितना होता है? के पी बाय आर स्क्वायर। तो के पी की जगह पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर प्लस पी साइन थीटा के लिए लाइन कैसी है? इक्विटोरियल, और इक्विटोरियल पर पोटेंशियल कितना आता है? जीरो, जीरो। याद आएगा? तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला आ गया, दैट इज पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। सबको यहां तक समझ में आया? अब सब लोग इधर देखो, बिल्कुल कॉपी पेन छोड़ दो, इसको थोड़ा सा और सही करते हैं फॉर्मूले को, है ना? क्या मैं आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूं क्या? तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये आपके पास बनेगा दैट इज के पी आर कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब, ऐसे लिख सकता हूं। क्या पी एक वेक्टर क्वांटिटी है, आर एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये हो गया थीटा। तो ए बी कॉस थीटा, क्या मैं इसको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकता हूं? तो ये मेरे पास क्या बनेगा? दैट इज के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर। तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सबको मेरी बात आ रही है समझ में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी एंगल, या फिर अपन बोल सकते हैं एट एनी लोकेशन, कितना हो जाएगा?
दैट इज के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यू। यहाँ पे थीटा किसके बीच का एंगल है? पी और आर के बीच का। चेक भी कर सकते हो, देखो यहाँ पर चाहे आप चेक करना चाहो कि हमारा फॉर्मूला सही आया कि नहीं आया। अगर एक्सियल होगा तो थीटा कितना होगा? 0। कॉस 0 कितना? 1, तो केपी अपॉन आर स्क्वायर। थीटा 90 होगा तो इक्विटोरियल कॉस थीटा कॉस 90 0, कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। सबको बात अच्छे से समझ में आ रही है बेटा? अच्छा, अगर ये मेरी बात समझ में आई तो सब लोग एक बार इधर देखो पहले। अगर मान लो ये एक डाइपोल दे रखा है ना, माइनस क्यू प्लस क्यू ऐसे दे रखा है, ये लेंथ कितनी है? 2l। मुझे बताओ ए और बी पे पोटेंशियल दोनों कितनी दूरी पर है? r। दोनों एक्सिस पर प्रेजेंट है, क्या दोनों में पोटेंशियल सेम होगा क्या? बात ध्यान से सुनना, एक ही डाइपोल है, एक्सियल लोकेशन है दोनों की, दोनों डाइपोल से सेम डिस्टेंस पर है, तो क्या पोटेंशियल सेम होगा क्या? नहीं, एक पर प्लस आएगा और एक पर माइनस आएगा। ऐसा क्यों? सबसे पहले आप पी वेक्टर बनाओ, पी की डायरेक्शन कहां से होगी? माइनस क्यू से प्लस क्यू। अगर आप इस पॉइंट की बात करोगे तो इस पॉइंट के लिए जो आर वेक्टर होगा और जो पी वेक्टर होगा वो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। तो अगर आप यहां पर बात करोगे तो इसके लिए थीटा कितना आ जाएगा? 0। लेकिन अगर आप इस पॉइंट की तरफ जाना चाहोगे तो यहां से चलोगी, तो आर वेक्टर की डायरेक्शन ये, पी वेक्टर की डायरेक्शन ये, थीटा कितना? 180 डिग्री। सबको बात आ रही है ना समझ में? तो अगर आपके पास एक ऑप्शन आता कि पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी, तो आंसर गलत होता। आंसर आएगा पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल ऑफ बी। क्योंकि अगर आप यहां पे देखो कौन ज्यादा पोटेंशियल पर है, हाई पोटेंशियल कौन सा रहेगा? बी वाला। ए वाला कौन से पोटेंशियल पर रहेगा? लो पोटेंशियल पे। अगर आप बी की बात करोगे तो पोटेंशियल ऑफ बी आ जाएगा दैट इज के पी कॉस थीटा, दैट इज कॉस 0 अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज के पी बाय आर स्क्वायर। लेकिन अगर मैं ए की बात करूंगा तो पोटेंशियल ऑफ आएगा दैट इज के पी कॉस 180 बाय आर स्क्वायर। ये आंसर है। और ये आ जाएगा आपके पास बिल्कुल माइनस का के पी बाय आर स्क्वायर। बिल्कुल ए का पोटेंशियल कम होगा। किसकी डायरेक्शन में? मैं समझाता हूं, नोट करो पहले यहां पे। ए की डायरेक्शन में दोनों के रिजल्टेंट के हिसाब से देखें है ना। एक बार नोट करो, मैं क्लियर कर दूंगा। ये सबको मेरी बात आ रही है बेटा समझ में, है ना? तो फाइनली अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो हमारे पास तीन फॉर्मूले आ गए एक्चुअली। एक्सियल के लिए केपी बाय आर स्क्वायर, इक्वेटोरियल के लिए कितना हो जाएगा? 0। और अगर जनरल की बात करूंगा तो आंसर आ जाएगा दैट इज केपी cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं केपी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। क्लियर है? where थीटा इज द एंगल बिटवीन पी एंड आर वेक्टर। क्लियर है? आर की डायरेक्शन हमेशा कहां से मानोगे? डाइपोल से उस पॉइंट की तरफ। तो इसके लिए आर वेक्टर इधर हो जाएगा और इसके लिए आर वेक्टर इधर हो जाएगा। सबको क्लियर हो रहा है यहां तक? इसको नोट करो पहले, है ना? जैसे यहाँ पर एक अपन एक स्टेटमेंट बोलते हैं कि इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस। लेकिन यहाँ पर चक्कर क्या है, हमें है ना जो फील्ड है वो हर एक चार्ज की वजह से, क्योंकि फील्ड का एक ही फंक्शन नहीं चलेगा, अलग अलग फंक्शन चलेगा।
ठीक है। तो हम जो करते हैं ना, जो डाइपोल की वजह से निकालते हैं, वो एक्चुअली वो एक अप्रोक्सीमेट तरीका है, वो एक्जेक्ट तरीका नहीं है, क्योंकि हम वहां पर अप्रोक्सीमेशन का यूज कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आप देखोगे तो जो कर्व बनाते हैं, दो चार्जेस लोगे, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, ऐसा कर्व पहले सर ने भी बनवाया होगा। उसकी इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलग अलग तरीके से वेरी करता है ना। ये अभी जो कर्व है वो कुछ इस तरह से आता होगा, याद होगा तो, है ना, कुछ ऐसा यहाँ पर इस तरह से, कुछ इस तरह से करवाता हुआ है ना। तो जो फील्ड है वो पूरे फंक्शन पे डिपेंड करेगा, इसलिए हम डायरेक्टली उसको देख के कंक्लूड नहीं कर सकते कि यार फील्ड की डायरेक्शन हमेशा इसी डायरेक्शन में है, इसी तरफ है, ऐसा नहीं है। सबको मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है बेटा? इसको नोट करो और अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखो, टॉर्क ऑन एनी डाइपोल placed in uniform electric field. है ना, किसी भी, अब देखो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, पोटेंशियल निकाल लिया, अब हम बात कर रहे हैं कि किसी भी डाइपोल को अगर मैं एक्सटर्नल फील्ड में रखूंगा तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मान के चलना अगर जैसे इलेक्ट्रो से क्वेश्चन आता है तो आपके किसी ना किसी के पेपर में, जेईई मेंस का जो पेपर होगा मेन, पक्की बात है कि टॉर्क से एक क्वेश्चन किसी ना किसी के पेपर में फंसेगा, क्योंकि सब लोग अलग अलग पेपर दोगे ना जेईई मेंस का, तो अरे मतलब बहुत सारे होते हैं ना पेपर यार, तो किसी ना किसी की शिफ्ट में इससे क्वेश्चन 100% आए, है ना, कि अगर क्योंकि डाइपोल से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं तो सबसे ज्यादा इसी से होते हैं, टॉर्क से, क्योंकि इसमें एसएचएम का कंसेप्ट भी इन्वॉल्व हो जाता है ना। यानी यहाँ पर भी पार्टिकल, यानी जो डाइपोल है वो ऑसिलेट कर सकता है, तो हम टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन की बात कर सकते हैं, ये सारी चीज आ जाएंगी। हेडिंग डालो, टॉर्क ऑन एनी डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो इधर बेटा सौटो, पहले बाद में नोट करना, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो ये एक यूनिफॉर्म फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब सबको समझ में आता है ना, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो और डायरेक्शन भी कांस्टेंट। तो ये यूनिफॉर्म फील्ड है, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, ई नॉट। इसमें मैंने एक डाइपोल को रख दिया और ये डाइपोल कुछ इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है। ये आपको दे रखा है माइनस क्यू चार्ज और ये दे रखा है आपको प्लस क्यू चार्ज, सेपरेशन 2L ले लेते, ऐसे रखा हुआ है। मुझे बता सकते हो क्या कि अभी जो डाइपोल रखा हुआ है ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? बात ऐसे बोल सकते तो कोई भी चीज इक्विलिब्रियम पर तब होती है जब उस पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो, है ना। और डाइपोल पे तो नेट एक्सटर्नल फोर्स हमेशा 0 ही होता है। अरे अगर मैं किसी यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल को रख दूंगा तो उस पर लगने वाला फोर्स हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि भैया जितना फोर्स, जैसे अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे तो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और इस पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन, तो नेट फोर्स तो हमेशा ही 0 होगा ना। तो इस केस में इक्विलिब्रियम को नेट फोर्स 0 से नहीं डिसाइड कर सकता, हमें पूरा स्टेटमेंट बोलना पड़ेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में तब होगा जब उस पे लगने वाला नेट फोर्स भी 0 हो और नेट टॉर्क भी 0। अगर मेरा डाइपोल ऐसे रखा हुआ है तो मुझे दोनों चेक करने पड़ेंगे कि नेट फोर्स भी 0 है और नेट टॉर्क भी। तो नेट फोर्स तो 0 है, अब बात मैं किसकी करूंगा, नेट टॉर्क की। नेट टॉर्क कैसे चेक करोगे, मैंने आपको कल बताया था, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या होता है, फोर्स कपल। क्या होता है, फोर्स कपल। और मैंने आपको एक पॉइंट बोला था कि फोर्स कपल का जो टॉर्क होता है वो उस पॉइंट की लोकेशन से इंडिपेंडेंट होता है, जिसके अबाउट आप टॉर्क कैलकुलेट करते हो, वो हमेशा कांस्टेंट आता है। और उसकी वैल्यू कितनी आती है, एनी ऑफ द फोर्स इनटू दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या, नहीं है। यहाँ पे टॉर्क कितना, 0, फोर्स भी कितना, 0। और एक और तरीके से मैं टॉर्क निकाल सकता हूं, जैसे मान लो इस पॉइंट के अबाउट में आपसे पूछता कितना टॉर्क होगा, तो इस पॉइंट के अबाउट, तो ये वाली फोर्स भी इसी पॉइंट से पास कर रही है और ये वाली फोर्स भी इसी पॉइंट से, कितना आया, 0।
तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इस सिचुएशन पे नेट एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो है पार्टिकल पे और नेट एक्सटर्नल टॉर्क भी जीरो। तो ये जो लोकेशन है अभी डाइपोल की, ये कौन सी लोकेशन है? इक्विलिब्रियम लोकेशन। बहुत ध्यान से सुना ना, फिर नोट करना, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, यहां से चालू हुई है। ये इक्विलिब्रियम तो हमने प्रूफ कर दिया, लेकिन हमसे कोई पूछे कि भैया ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल, तो हम कैसे बोलेंगे? हम फोर्स से तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि इस पे तो फोर्स हमेशा क्या आएगा? जीरो। तो मैं कैसे बोलूंगा कि एक काम करो, इसको पहले थोड़ा सा रोटेट करो। जिस डायरेक्शन में अगर मैंने रोटेट किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर इस पे टॉर्क लगने लग गया, जिस डायरेक्शन में मैंने अगर रोटेट किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर टॉर्क लगने लग गया, तो उस टॉर्क को मैं क्या बोलूंगा? रीस्टोरिंग टॉर्क। तो कैसा इक्विलिब्रियम हो जाएगा? स्टेबल। चेक कर लेते हैं। अगर मान लो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे घुमाता हूं, तो ऐसा घुमाने के बाद कहानी क्या बनेगी? ये माइनस क्यू इधर आ जाएगा और प्लस क्यू इधर आ जाएगा। मान लो कितने एंगल से रोटेट किया मैंने? थीटा। क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। सही है। इस पे फोर्स क्या लगेगा? इस पे तो फोर्स आगे लगेगा कितना? क्यू ई नॉट। और इस पे पीछे की तरफ लगेगा सेम। क्या लेकिन अब टॉर्क जीरो होगा क्या? मैंने इसको घुमाया एंटी क्लॉकवाइज, अब बताओ नेट टॉर्क कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है? क्लॉकवाइज। ये दोनों फोर्स इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेंगे। तो यानी जैसे ही मैंने इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेस किया, इस पे एक टॉर्क लगना स्टार्ट कर गया, जो इसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट है। तो कैसा टॉर्क है? यानी ये जो लोकेशन है वो कौन सी होगी? स्टेबल या अनस्टेबल? स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन बहुत मेहनत का काम नहीं हो गया है ना? बहुत मेहनत होगी ना पता लगाने के लिए कि स्टेबल है या अनस्टेबल। तो एक दूसरा तरीका भी बताता हूं, ये तो सबको समझ में आ गया। इसमें पी की डायरेक्शन बताओ। माइनस क्यू से प्लस क्यू। और ई की डायरेक्शन बताओ, क्या पी और ई की डायरेक्शन सेम है क्या? पी आएगा माइनस क्यू से प्लस क्यू, ई भी इसी डायरेक्शन में। तो क्या पी और ई की डायरेक्शन सेम है क्या? कभी भी पी और ई की डायरेक्शन क्या हो? सेम हो, तो वो लोकेशन उसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम लोकेशन होती है। सबको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है बेटा? यहां तक नोट करो पहले। तो इसको लिख लेते हैं। हाँ वो बेटा अभी इसको कंक्लूड करके फिर उसको मैं एक नोट करके लिखा दूंगा, ठीक है? तो यहां पे लिख देते हैं, इफ एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर कितना होना चाहिए? जीरो। then location will be stable equilibrium. यानी आज के बाद, इधर देखो एक बार सब लोग, अगर आज के बाद किसी डाइपोल को अगर मैं यूनिफॉर्म फील्ड में रख दूंगा, तो क्या आप देख के ही बता सकते हो क्या कि ये इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल? बिल्कुल, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली देखेंगे पी और ई की डायरेक्शन सेम है या नहीं है। अगर सेम है, एंगल जीरो है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है और इसको मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा, तो ये इस पॉइंट के अबाउट क्या करेगा? एसएचएम करेगा। क्या करेगा? और अगर एसएचएम करेगा तो टाइम पीरियड एसएचएम तो निकाल ही सकते हो। तो वही छाप देते हैं, अगला क्वेश्चन है ना। मान लेते हैं ये तो जो छोटे छोटे से चार्ज है ना, इनको मास भी दे देते हैं। लेंथ आपको पता ही है कितनी है दोनों के बीच की? 12। फाइंड आउट टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। एमजी कहां से आ जाएगा? सिर्फ किसका टॉर्क आएगा? हाँ क्यूई।
कितना आएगा? अच्छा पी की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिया? ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर सेंटर के अबाउट। बिल्कुल बहुत बढ़िया। मासलेस, हाँ ये तो बस ऐसी मासलेस रॉड, सिर्फ पॉइंट मास है ना, ये रॉड नहीं है, मतलब ऐसी बस इनके बीच की सेपरेशन। अब इसको एक रॉड की तरह मान सकते हो, बिल्कुल मासलेस रॉड भी। ऐसे भी क्वेश्चन देते हैं कई बार कि दो चार्ज हैं जो एक मासलेस रॉड के एंड पर है, तो ये दोनों मिलके भी एक डाइपोल ही तो बना रहा है। यहां तक सबको एक ही पॉइंट समझ में आ रहा है बेटा, है ना? अब सब लोग देखो, पहले हमने कहानी को यहां तक पहुंचा दिया कि हमें देख के पता चल गया कि यार ये तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और अगर मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा तो ये क्या करेगा? एसएचएम। लीनियर एसएचएम की एंगुलर 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 एसएचएम का टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं उसकी मैंने आपको स्टेप्स सिखाई थी, मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले हम पार्टिकल को एंगुलर डिस्प्लेस करते हैं, कितने एंगल से? थीटा। जिस डायरेक्शन में हम डिस्प्लेस करते हैं अल्फा भी उसी डायरेक्शन में अज्यूम करते हैं, तो अल्फा अज्यूम करते हैं। फिर हम लिखते हैं नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, वहां से अल्फा निकालते हैं और अल्फा को कंपेयर करते हैं माइनस की ओमेगा स्क्वायर थीटा से, वहां से ओमेगा आ जाता है और टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, बस खत्म। तो पहले हमने डिस्प्लेस किया, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया अल्फा भी उसी डायरेक्शन में अज्यूम कर लिया। अब देख रहा हूं मैं नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क किसका आएगा? डाइपोल का। किसका आएगा? डाइपोल का, फोर्स कपल का। और फोर्स कपल का टॉर्क क्या होता है? एनी ऑफ द फोर्स इनटू उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये कितना बनेगा? ये 2l है, ये थीटा है, तो ये 2l साइन थीटा। तो क्या मैं इसको क्यू ई नॉट इंटू 2l साइन थीटा ऐसे लिख सकता हूं? सबको क्लियर है 100%? आगे साइन आएगा माइनस, माइनस क्यों आया? अल्फा आपने कैसा लिया है? एंटी क्लॉकवाइज, और टॉर्क रिस्टोरिंग है, कैसे लगेगा? क्लॉकवाइज, इसलिए माइनस। पक्का? आई बताओ। अब आई में इस पॉइंट के अबाउट निकालो, इस पॉइंट के अबाउट, इस सेंटर के अबाउट। क्यों? कभी भी फ्री रोटेशन हो, कैसा हो? फ्री रोटेशन, हिंज ना लगा हो, कभी भी फ्री रोटेशन हो तो कभी भी टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा लिखोगे तो आई अबाउट हमेशा सेंटर ऑफ मास है, तो फ्री रोटेशन है, यहाँ पे कहीं हिंज नहीं है, तो इसके सेंटर के अबाउट है। और अगर ये पॉइंट मास है तो सेंटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर, और इसका भी कितना? ml स्क्वायर, तो कितना आएगा बेटा? 12। सबको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है? यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? माइनस का क्यू ई नॉट बाय ml, ये आएगा इनटू साइन थीटा। थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा को थीटा लिख सकता हूं क्या? क्योंकि हम एसएचएम की बात कर रहे हैं, हम डिस्प्लेसमेंट बहुत थोड़ा सा करते हैं। क्या मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ क्या अल्फा को? किससे? माइनस के ओमेगा स्क्वायर थीटा से। क्या मेरे पास ओमेगा आ गया क्या? अंडर रूट ऑफ क्यू ई नॉट बाय एम एल। तो टाइम पीरियड आ गया मेरे पास टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एम एल अपॉन क्यू ई नॉट। यहां तक सबको बात आ रही है समझ में, है ना? अभी यही कंटिन्यू चल रहा है अभी तो, है ना? तो हमने सबसे पहले देखा कि यार लोकेशन कैसे पता लगाएंगे, तो हमें पता चल गया कि यार कौन सी लोकेशन है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। फिर हमने बोला कि अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो एसएचएम भी कर रहा होगा, तो हमने टाइम पीरियड भी निकाल लिया। तीसरा, जो हमें अभी तक कैलकुलेट करना था वो हमने कैलकुलेट नहीं किया, वैसे कर चुके हैं, टॉर्क। सब लोग देखो एक बार इस पॉइंट को कर लेते हैं, फिर नोट करना आराम से, ठीक है? मुझे बताओ इस डाइपोल की वजह से कितना टॉर्क आएगा? टॉर्क निकाला तो है अभी, यही तो है। कितना है बोलो? क्यू ई नॉट इंटू 12 साइन थीटा।
किसी भी डाइपोल को अगर मैं एक्सटर्नल फील्ड में रख लूंगा तो उस डाइपोल पे कितना टॉर्क लगेगा, क्यू ई नॉट इंटू 2L साइन थीटा। ये सबको क्लियर है पक्का? एनी ऑफ द फोर्स इंटू उनके बीच की परपेंडिकुलर सेपरेशन। पर ध्यान से सुनना, तो टॉर्क इज इक्वल टू, क्या मैं 12 को ऐसे ले सकता हूं, क्यू इंटू 12 ऐसे लिख दूं, ये हो जाएगा ई नॉट इंटू, ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं क्यू इंटू 12 को पी लिख सकता हूं क्या? तो ये कितना बनेगा आपके पास, दैट इज पी ई नॉट साइन थीटा। क्या पी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ई एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये ए बी साइन थीटा बन गया। क्या मैं ए बी साइन थीटा को ए क्रॉस बी लिख सकता हूं, दैट इज पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर ई नॉट। क्लियर है? तो हम इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में भी याद रख सकते हैं कि किसी भी डाइपोल को अगर मैं एक्सटर्नल फील्ड में रखूंगा तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा, दैट टॉर्क विल बी पी क्रॉस ई। सबको समझ में आ रही है बात बेटा? और यहाँ पे थीटा क्या डिनोट कर रहा है, थीटा इज एंगल बिटवीन, दैट इज पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। अब चाहो तो इसकी डायरेक्शन को निकाल सकते हो, डायरेक्शन बाय राइट हैंड। कई बार जो लेफ्टी लोग होते हैं वो भूल जाते हैं, उनको लगता है जो उनका लेफ्ट हैंड है वही राइट हैंड है ना? ये ध्यान रखना कि अगर आप राइट हैंड मतलब लेफ्ट हैंड थंब रूल भी निकालना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। बस आंसर क्या आएगा, जो भी आपका आंसर है उसमें माइनस कर दो, मतलब अपोजिट कर दो। आप लेफ्ट हैंड से निकाल रहे हो, आपका क्लॉकवाइज आ गया, आंसर क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा था? दो वेक्टर्स मिलके हमेशा एक ही बीजन बनाते हैं। हाँ अच्छा, हाँ बिल्कुल हॉरिजॉन्टल प्लेन। एमजी को भी हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अगर होगा भी, मतलब एमजी को हम ले ही नहीं रहे ना, हम अभी सिर्फ डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब मैं रख रहा हूँ तो क्या इफेक्ट हो रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मतलब एमजी भी आ जाएगा तो उसको भी कंसीडर कर लेंगे, ठीक है? तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, उसकी वजह से अलग से कैलकुलेट कर लेंगे। और अगर वेक्टर है तो वेक्टर एडिशन कर लेंगे, स्केलर तो स्केलर एडिशन कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक सबको? अब सब लोग इधर देखो, राइट हैंड थंब रूल आपको सबको पता होगा है ना? जैसे इधर देखो, ये राइट हैंड थंब रूल होता क्या है, ये पहला वेक्टर है और ये दूसरा। तो हम क्या करते हैं, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को पहले वेक्टर पे रखते हैं और दूसरे वेक्टर की तरफ कर्ल करते हैं। तो जो आपकी डायरेक्शन ऑफ थंब है वो आपको डायरेक्शन ऑफ थर्ड वेक्टर यानी टॉर्क दे देगा। तो कैसे करेंगे, इधर देखो सब लोग, ये माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू था, तो ये पी वेक्टर की डायरेक्शन हो गई माइनस क्यू से प्लस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में था, दोनों के बीच का एंगल कितना था, थीटा। तो राइट हैंड की फिंगर्स को यहां पे रखा पहले वेक्टर पे, कर्ल किया कौन सा वेक्टर की तरफ, दूसरा, दूसरा कौन सा है, ई नॉट, ऐसे। जैसे वो लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसका, गियर बाइक का, है ना? जैसे ये पैर ही मान लो, है ना? पहले ये पैर ही हुआ करता था, समय के साथ साथ ये हाथों में कन्वर्ट हो गया, है ना? तो यहां से पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ ऐसे चलेंगे, तो आपका थंब कहां जा रहा है, परपेंडिकुलर है इनवर्ड यानी क्लॉकवाइज, और परपेंडिकुलर आउटवर्ड इज एंटी क्लॉकवाइज। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी फिंगर्स हैं उसको कर्ल करेंगे पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ। तो इस केस में आपके पास आंसर कैसा आ रहा है, द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को और मैं क्या बोल सकता हूं, दैट इज परपेंडिकुलर इनवर्ड। अच्छा ये ध्यान रखना, परपेंडिकुलर इनवर्ड को हम ऐसे भी डिनोट करेंगे क्रॉस से, और परपेंडिकुलर आउटवर्ड को डॉट से डिनोट किया। ऐसा क्यों करते हैं,
तो एसएचएम में टॉर्क की डायरेक्शन बिल्कुल ऑसिलेट करेगा, तो बिल्कुल करेगा। यहां से यहां तक अलग होगी और नीचे से इधर अलग, तभी तो वो वापस आएगा मीन पर। यहां से पहले क्लॉकवाइज घुमाएगा, फिर जब वो नीचे पहुंच जाएगा तो कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा चलता रहेगा, क्योंकि देखो लीनियर एसएचएम में भी एक्सीलरेशन की डायरेक्शन मीन पोजीशन के दोनों तरफ चेंज होती रहती है। नोट करो बेटा तक। उसके बाद रेस निकालो, पहले रेस नंबर 18 और फिर शीट निकालो। 18 की 19 डिस्कस नहीं होगी, 18 ना, ठीक है। 13 करेंगे बेटा, उसको पहले टेस्ट से पहले ये निपटा देता हूँ मैं, वो करा दूंगा मैं। मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा एक्चुअली, क्या है कराने में, हाँ तो मोमेंटम पूरा शिफ्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रो से फोकस हट जाएगा, तो मैं उसको करा दूंगा, है ना। बट अभी का वो फ्लो है ना, वो ब्रेक हो जाएगा एकदम से, क्योंकि इलेक्ट्रो से खींच के मैं आपको कहाँ पे ले जाऊं दोबारा से, रे ऑप्टिक्स में, ठीक है। जैसे तैसे तो मोमेंटम बना है। चलो चलो रेस नंबर 18 आंसर बताते चलो बेटा। फर्स्ट का डी, सेकंड बी, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर आएगा सी, फोर्थ बी, क्वेश्चन नंबर 5 बी, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आएगा बी एंड सी, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आएगा बी, एट्थ का भी बी, सॉरी सेवेंथ का बी, एट्थ का बी, नाइन्थ का डी, और क्वेश्चन नंबर 10 का 1, और 11 में अगर आप देखोगे तो ए का आएगा क्यू आर, बी का पी एस टी, सी का पी क्यू टी, और डी का पी एस टी। नोट करो यहां तक। चलो स्टार्ट करें बेटा, है ना। रेस नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट हो गया क्या, V दे रखा है आपसे, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो आपको याद होगा E को कैसे कैलकुलेट, E इक्वल्स टू माइनस का डेल V बाय डेल एक्स आई के माइनस का डेल V बाय डेल वाई जे के माइनस का डेल V बाय डेल जेड के। सबको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, क्वेश्चन नंबर, अच्छा मैं समझा देता हूँ, इधर देखो सब लोग, ध्यान से सुनना, ये V1 है, ये V2 है और ये V3 है, इनके बीच की जो सेपरेशन है इसको X1 बोल रहा है और इसको X2। ये कंडीशन दे रहा है, दैट इज V2 माइनस V1, सॉरी V1 माइनस V2 इज इक्वल्स टू, ऐसा कब होगा ये पूछ रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है एक्स डायरेक्शन में, कितना दे रखा था 2x²। बात ध्यान से सुनना सब लोग, इधर देखो, इसको हम कैसे पता लगाएंगे कि x1 और x2 दोनों बराबर होंगे, कौन ज्यादा होगा, अगर ये कंडीशन है तो पहले तो पोटेंशियल ही निकाल लेना। E से पोटेंशियल कैसे निकालूंगा, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर, ये आएगा। क्लियर हुई बात। अब अगर मान लो मैं V1 माइनस V2 निकाल रहा हूं, तो E x ऐसे वेरी कर रहा है, तो एक काम करता हूं, मैं इसको x इक्वल टू 0 ले लेता हूं, और मैं इनको दोनों को बराबर मान लेता हूं अभी, है ना। क्यों मान रहा हूं वो खुद ही समझ में आ जाएगा। अगर मैं इसको बराबर मान रहा हूं, ये x इक्वल टू 0, तो ये x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x, और ये x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x। समझ में।
अगर मैं v1 माइनस v2 निकालूंगा तो यहां पर इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से कहां तक आएगी, 0 से x, और अगर मैं v2 माइनस v3 निकालूंगा तो लिमिट x से कहां आएगी, 2x। तो अगर मैं v1 माइनस v2 लिख रहा हूं तो ये बनेगा माइनस का 2x क्यूब बाय 3, 0 से x। और अगर मैं v2 माइनस v3 लिखूंगा तो ये बनेगा माइनस का 2x क्यूब बाय 3, कहां से कहां था, x से 2x। अगर आप वैल्यू देखोगे, जब आप कैलकुलेट करोगे, कर सकते हो ना आपका, जब आप करोगे तो ये वाली वैल्यू इससे बहुत ज्यादा आएगी, मतलब v2 माइनस v3 v1 माइनस v2 से ज्यादा आएगा। तो अगर मैं दोनों को बराबर ले रहा हूं, अगर मैं दोनों को बराबर ले रहा हूं तो ये वाली वैल्यू इससे ज्यादा आ रही है। अगर मैं दोनों को बराबर ले रहा हूं तब ये वाली वैल्यू इससे ज्यादा आ रही है। तो अगर मुझे v1 माइनस v2 और v2 माइनस v3 को बराबर करना है तो इसकी वैल्यू को मुझे कम करना पड़ेगा। तो इसको सेटिस्फाई होने के लिए x2 को x1 से छोटा होना पड़ेगा, क्योंकि x2 और x1 अगर बराबर कर दिए तो ये वाली जो वैल्यू है ना, दैट इज v2 माइनस v3, वो v1 माइनस v2 से बहुत ज्यादा आ रही है। तो कितने टाइम्स ज्यादा आ रही है, दैट इज 2 क्यूब माइनस 1, तो 8, 7 गुना ज्यादा आ रही है। सबको बात अच्छे से समझ में आई बेटा? तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड हो गया, ये तो क्लास में बता रखा है, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर लाइन इक्वी पोटेंशियल होती है, तो ए और बी का पोटेंशियल सेम होगा और सी का पोटेंशियल उससे कम होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया क्या? आंसर आ गया? मैं वो फिर भी एक छोटा सा कंफ्यूजन है तो आपको आइडिया देता हूँ। मैंने आपको ये क्लास में भी बोला था कि हमेशा इनफाइनाइट में पोटेंशियल 0 हो, ऐसा जरूरी नहीं है, हम जनरली ऐसा लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, वो क्वेश्चन में थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाता है और वो बोलता है कि जो पोटेंशियल है इनफाइनाइट पे 0 ना होकर किसी दूसरे पॉइंट पर 0 है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, डेल्टा वी तक तो कोई कहानी चेंज ही नहीं हो रही है। जब आप डेल्टा वी निकालोगे, जैसे बताओ आपको कहां पर पोटेंशियल निकालना है, आर इज इक्वल टू 2r पे, ये स्फीयर के अंदर आएगा कि बाहर आएगा? बाहर आएगा तो ये पॉइंट चार्ज बन गया। अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर के क्यू बाय आर ही आएगा। आंसर के क्यू बाय आर, क्योंकि पॉइंट कहां पर आ गया, स्फीयर से बाहर, तो के क्यू बाय आर की जगह कितना आ जाएगा, 2r। ये डेल्टा वी आ गया। अब डेल्टा वी को लिखते हैं वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी इनिशियल को हम जनरली क्या लेते हैं, इनफाइनाइट, तो ये बनेगा वी फाइनल और वी इनिशियल कहां पर आएगा, इनफाइनाइट। अब यहां पर वैल्यू चेंज कर दो, ये बोल रहा है कि फाइनली हम कहां पर हैं, बात ध्यान सुना, इनिशियली हम इनफाइनाइट पे होते और फाइनली हम 2r पर आए। तो अब इसने फाइनल वाली लोकेशन का पोटेंशियल कितना दे दिया, 0 दे दिया। इसने बोलो जो आपके पास स्मॉल r इज इक्वल टू 2r है, वहां पर पोटेंशियल 0 है, और इनफाइनाइट पे पोटेंशियल पूछा, तो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल आ गया क्या आपका, माइनस का, हो गया सॉल्व। बस क्यू की वैल्यू को रख दो रो की टर्म में। सबको समझ में आया ना? रेफरेंस चेंज करने से घबराने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना है यार, यहाँ तक तो वही कहानी चल रही है। वैसे आप डेल्टा वी लिखते हो, दैट इज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, बस इसमें वैल्यू उसके हिसाब से रख दो जैसा बोल रहे हैं। सबको क्लियर है बेटा अच्छे से? क्वेश्चन नंबर 5। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग नोट्स कॉपी में भी कर ही लो, है ना, साथ के साथ दोनों काम चलते रहेंगे, है ना। थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं एक्चुअली, मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है जेईई मेंस में डायरेक्टली इस पर जनरल फॉर्मूले पर क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन आपको 2 बार मिलेगा, एक बार मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैट में मिलेगा, और एक मिलेगा आपको फ्लूइड में, सरफेस टेंशन में, है ना। ठीक है, जो क्वेश्चन दे रखा है उसी को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। इधर देखो सब लोग, मेरे पास कितनी ऑर्बिटल ड्रॉप्स है, n,
हर एक पे चार्ज दे रखा है, दैट इज स्मॉल क्यू। सबकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर। मैंने क्या किया, इन सारी वाटर ड्रॉप्स को कंबाइंड किया और एक सिंगल वाटर ड्रॉप बना ली जिसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। मुझे बता सकते हो क्या कि इस सिंगल वाटर ड्रॉप पे कितना चार्ज आएगा, कितना आएगा? भाई चार्ज तो कंजर्व है ना, सबको जोड़ दो, n इंटू क्यू। सही है, ये इस पर आ गया। अगर मैं यहां पर एक इंडिविजुअल वाटर ड्रॉप का पोटेंशियल लिखता तो कितना आता है इसका पोटेंशियल, दैट इज के क्यू बाय आर। ये एक सिंगल वाटर ड्रॉप का पोटेंशियल हो जाता है। अब आपसे पूछा है कि अगर इसका पोटेंशियल V नॉट है तो इसका पोटेंशियल कितना होगा। तो अगर मैं इसका पोटेंशियल लिख रहा हूं अब, तो बनेगा के क्यू की जगह कितना आ जाएगा, एन क्यू बाय कैपिटल आर। उसमें मुझे करना क्या है, इस स्मॉल आर और इस कैपिटल आर में रिलेशन निकालना है। वो कैसे निकालूंगा, मैं समझाता हूं। वॉल्यूम कभी भी बराबर नहीं होता है ना, मैं समझा। मैं आपका कंसेप्ट गलत करता हूं। मैं एक रुई लाया, रुई 1 किलो रुई ट्रक में आई बेचारी, है ना। हाँ, ट्रक में लाया मैं रुई को, ठीक है। आप बोले सर क्या बात कर रहे, तो जेब में भी आ जाती। आपने क्या किया, उस रुई को कंप्रेस किया, ठीक है, और वो एक छोटे से बॉक्स में आ गई। इसका मतलब क्या वॉल्यूम बराबर है क्या, नहीं। क्या बराबर होता है, मास। ये ध्यान रखना, क्या बराबर होता है, मास। किसी भी चीज का मास हमेशा कंजर्व रहता है, वो चेंज नहीं होता। हम बोलते ना वॉल्यूम बराबर, वॉल्यूम बराबर तभी होता है जब डेंसिटी सेम रहे, क्योंकि मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और अगर डेंसिटी रिमेन द कांस्टेंट, वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि कभी भी वॉल्यूम को बराबर नहीं करोगे, क्योंकि जे एडवांस इसमें गेम खेल सकता है। वो आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे देगा जिसमें डेंसिटी वेरी कर रही हो, तो उस वक्त आपको क्या लगेगा कि हम तो वॉल्यूम बराबर करके आंसर निकाल देंगे, तो उसमें गलत हो जाएगा। तो हमेशा किसको बराबर करना है, मास को। पहले आपको सोचना है दिमाग में कि यार मास बराबर है, तो जितना इनिशियल मास होगा उतना ही फाइनल। भाई ये तो पानी है ना, टोटल 10 किलो पानी आपने यहाँ पे यूज किया, 10 लीटर पानी यूज किया, तो यहाँ पर भी कितना होगा, 10 लीटर ही होगा। मास बराबर है ना, मास होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और अगर डेंसिटी सेम है तब जाके वॉल्यूम बराबर। तो यहां पर अब मैं बोल सकता हूं कि वॉल्यूम बराबर, मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता। तो अब मैं वॉल्यूम को इक्वेट करूंगा, तो इनिशियल वॉल्यूम बता सकते हो, एक स्फीयर की कितनी, ऐसी कितनी ड्रॉप्स हैं, क्यू एन से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि सबका मास लेना पड़ेगा ना भाई। इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम क्या लिखूंगा मैं, 4/3 पाई कैपिटल आर। ये हो गया क्या, यहां से कैपिटल आर आ गया क्या बेटा मेरे पास, एन टू द पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर आ गया ना। और इसको मैं यहां पे पुट कर देता हूं, तो देखो हमारे पास फाइनली आंसर कितना है, बोलते चलो। V इज इक्वल टू के एन क्यू अपॉन कैपिटल आर की जगह कितना आएगा बोलो, एन टू द पावर 1/3 इंटू स्मॉल। सही है, के क्यू बाय स्मॉल आर इज V नॉट, एन अपॉन एन टू द पावर 1/3 इज एन टू द पावर बाय 3। तो आंसर आएगा दैट इज एन टू द पावर 2/3 इंटू V नॉट। हो गया सॉल्व। अब जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उसमें कितनी ड्रॉप्स दे रखी है, 1000 टू द पावर 2/3 100, आंसर 100 है। सबको समझ में आया बेटा, अच्छे से इसको नोट कर लो। जैसे मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूँ, है ना। मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार कि वॉल्यूम बराबर नहीं कर रही है। मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिखाता हूँ जिसमें आपको खुद एहसास हो जाएगा। बात ध्यान सुना सब लोग, देखो। जैसे मान लो आपके पास एक एयर बबल है, एयर बबल का मतलब समझ में आता है ना, जिसके यहां पर भी एयर होती है और बाहर भी एयर, यहाँ पानी की लेयर होती है, पता ना, एयर बबल, ठीक है। सो बबल बनाते हैं ना अपन, बचपन में यही काम करते हैं, और है क्या जीवन में। तो यहाँ पर होता है पानी ट्रैप होता है, अंदर भी एयर होती है बाहर भी एयर होती है। मान लो ये कि एयर बबल है जिसकी रेडियस कितनी है r और जिसकी थिकनेस कितनी है t। मैंने इस एयर बबल को फोड़ दिया,
और जो पानी इकट्ठा हुआ उससे एक वाटर ड्रॉप बना था जिसकी रेडियस कितनी है r। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वाटर ड्रॉप की रेडियस कितनी होगी, तो अब अगर आप वॉल्यूम बराबर करते तो कौन सा वॉल्यूम लेते आप? समझ में नहीं बात कि आप सीधे थोड़ी ना इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बराबर कर सकते हो, नहीं। आप बोलते कि ये जो वाटर ड्रॉप बन रही है पानी से, मास कंजर्व रहेगा। मास होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी अगर सेम है तो वॉल्यूम बराबर होगा किसका? उस हिस्से का जिसमें पानी है। मास किसका ले रहे हो? पानी का। तो मास होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी चेंज नहीं हो रही तो वॉल्यूम आएगा मटेरियल का, जहां मटेरियल है। और मटेरियल कहां पर है? पानी कहां पर है? इसमें। तो यहां पर अगर मैं वॉल्यूम की बात करूंगा तो वॉल्यूम आएगा एरिया इनटू थिकनेस। समझ में आया कैसे लिखा? मैं ये वाला वॉल्यूम लिख रहा हूं। तो ये एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस। तो ये वाला वॉल्यूम आ गया जिसमें पानी है, और इसी पानी से ये बना है। और इसका वॉल्यूम कितना आएगा? 4/3। ये कैंसिल आउट होता, यहां से आपके पास आर की वैल्यू आ जाती, आर क्यूब इज इक्वल टू 3 आर स्क्वायर इंटू टी। ये ध्यान रखना कि हमेशा ऐसे हम वॉल्यूम को बराबर नहीं कर सकते, आपको देखना पड़ेगा कैसा क्वेश्चन दिया हुआ। नोट करो इसका नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में, अच्छा मैं आइडिया देता हूँ। कौन सा ऑप्शन बता? सी। सी ऑप्शन में x इज इक्वल टू 2r पे, मैं वो किसी भी लोकेशन पे बता देता हूँ। सब लोग इतना देखो, है ना? सब लोग इतना देखो, बात ध्यान से सुनना फिर नोट करना। यहाँ पर मुझे एक स्फीयर दिया हुआ है, लेकिन ना ये सॉलिड स्फीयर है ना ये हॉलो स्फीयर है। हमने क्या किया? इसमें से बीच का मटेरियल निकाल दिया, कैविटी टाइप हो गया एक तरह से। मुझे निकालना है कि इसके अंदर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, वो मैं कैसे कैलकुलेट करूं। तो वही तरीका जो हम पहले अपनाते हुए हैं, तो जो खाली पोर्शन है उसको क्या कर दो? पहले भर दो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मुझे सेंटर से यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पे, मैं इसके लिए पर लिखना दिखा देता हूं फिर तो आप सॉल्व कर लोगे। मुझे यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? पहले इसको फिल कर दूंगा कंप्लीट। फिल कर दिया। फिल करने के बाद अब ये कंप्लीट स्फीयर बन गया। कितनी रेडियस का? 2r। कितनी रेडियस का? 2r। तो इस कंप्लीट स्फीयर की वजह से यहां कितना पोटेंशियल होगा? तो वो आप लिखोगे सर k q बाय r। r की जगह कितना आ जाएगा? 2r। यहां पे लिख दो, ये होगा k q बाय 2r 3/2 माइनस r स्क्वायर अपॉन 2, कैपिटल R की जगह 2r। ये समझ में आया कैसे लिखा? किसी भी सॉलिड स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल होता है k क्यू बाय उसकी रेडियस। रेडियस कितनी है? 2r। 3/2 माइनस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल R स्क्वायर। और q कैसे निकालोगे? q हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई 2r क्यू। या तो ये तो आ गया मेरे पास कंप्लीट स्फीयर की वजह से यहां पर, लेकिन हमने गड़बड़ कर दी। अब आपको क्या करना पड़ेगा? जो एडिशनल आपने अज्यूम किया इसकी वजह से पोटेंशियल को क्या करना पड़ेगा? माइनस। क्या ये वाला पॉइंट इस छोटे वाले स्फीयर के भी अंदर है क्या? ये वाला पॉइंट इस छोटे वाले स्फीयर के अंदर है, तो वही अंदर वाला ही फॉर्मूला लगेगा। अंदर वाला फॉर्मूला कौन सा है? ये वाला, दैट इज इक्वल टू k q। q की वैल्यू कितनी आएगी? अब बोलो इसके लिए, इसको q डैश बोल देता हूं। तो ये आएगा रो इंटू 4/3 पाई r क्यू। k क्यू बाय r, अब तो r ही आएगा, दैट इज 3/2 माइनस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल R। ये आंसर आ गया। ये आ गया आपके पास पोटेंशियल एट स्मॉल r इज इक्वल्स टू व्हेन r इज लेस देन r। सब कुछ समझ में आ रहा है? पक्का? अब इसी तरह से बात ध्यान से सुनना सब लोग। अगर मुझे यहां पर निकालना होता तो ये वाला पॉइंट इसके तो अंदर होता, तो इसके लिए तो ये वाला फॉर्मूला लगता।
लेकिन आप माइनस करते तो ये वाला पॉइंट इसके कहां हो जाता बाहर, तो कौन सा फॉर्मूला लगता है के क्यू बाय आर, और ये आसान हो जाता। सबको मेरी बात आ रही है समझ में? और अगर मैं यहां पे निकालता तो सबसे आसान होता, दोनों की सरफेस पे दोनों के लिए के क्यू बाय आर वाला फॉर्मूला लग जाता। तो इसके लिए आता के क्यू वन बाय टू आर माइनस के क्यू टू बाय टू आर। क्लियर हो रही है सबको? तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो, डायरेक्टली कर सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्टली भी कर सकते हैं। देखो है ना, इसने बोला कि सर यहां पर एक काम करें, इसको फिल करने की भी जरूरत नहीं है अब, क्योंकि पोटेंशियल की बात कर रहे हो। अगर आप यहां पर आ गए तो ये जो पूरा मास है, पूरा चार्ज है ना, इसको कंसाइड करके कहां पे रख सकते हो, पॉइंट चार्ज। सीधे लिख सकते हो के इंटू ये वाला चार्ज के क्यू बाय आर, और आर कितना हो जाएगा 2r। डायरेक्टली बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबको समझ में आया बेटा यहां तक? ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्लास में करा है सेम क्वेश्चन मैंने आपको, है ना, एक 40-20 वाला जो है। तो मैंने आपको बताया था कि इस केस में कैसे ड्रॉ करोगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज होती है और इन डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज कर। कॉपी देखोगे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। वी दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो यहाँ पे सिर्फ एक्स के रेस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, तो E इज इक्वल टू माइनस का डेल वी बाय डेल एक्स। क्वेश्चन नंबर 9 में होता है, वो 9th में टर्म यूज कर रहा है, पहले तो मैं वो बताता हूँ, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है डीवी बाय डी आर। एक्स बोलोगे तो एक्स आ जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल का लेंथ के साथ वेरिएशन, जैसे आपने ये पहले भी सुना होगा जब आप लोगों ने कंडक्शन पढ़ा होगा 11th में, तो वहां पर एक टर्म आई थी जिसको बोलते थे टेम्परेचर ग्रेडियंट, dt बाय dx। पूरी फिजिक्स में 3 बार आएगा, मैं तीनों बता देता हूं। पहली बार आता है कंडक्शन में, जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। दूसरी बार यहां पर आ रहा है dv बाय dr, और एक बार आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वो भी पोटेंशियल, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी हम पोटेंशियल ग्रेडियंट ही यूज करेंगे, तो ये 3 जगह आएगा। सबको बता रही है समझ में? ये होता है dv बाय dr, और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रिलेशन होता है E इज इक्वल टू, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कुछ भी नहीं है, माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहां से चेक कर सकते हैं, ये आपको ये डाइपोल दे रखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को भूल जाओ, ये सब बहकाने के लिए दे रखा है ना, तो ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। डायरेक्शन की बात करोगे तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां से आएगी, माइनस से प्लस, ऐसे आएगा। आपको सी डी लोकेशन यानी यहां पर दे रखा है, ये पॉइंट हो गया सपोज, ये मान लो सी, और ये क्या हो गया, डी हो गया। अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं इस भी किसी पॉइंट पर, तो अगर आप यहां पर देखोगे तो पी की डायरेक्शन कहां से कहां आएगी, माइनस से प्लस की तरफ इधर आएगा। इसके 2 कंपोनेंट कर सकता हूं, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, अगर सपोज ये थीटा है, ये कितना हो जाएगा पी कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा पी साइन थीटा। सबको बता रही है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जिस डायरेक्शन में पी कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में होगा, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट को चेक कर सकते हो कि ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है। सबको मेरी बात अच्छे से समझ में आई बेटा? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हो गया बेटा। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था कि अगर आपके पास कोई स्फीयर है और उसके अंदर एक स्फेरिकल कैविटी है, तो स्फेरिकल कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट पर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो उस पॉइंट की लोकेशन से इंडिपेंडेंट आता है। कितनी आती है वैल्यू, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट C1 C2 वेक्टर, ठीक है। C1 C2 वेक्टर होता है स्फीयर के सेंटर से कैविटी के सेंटर की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 11 एस, अच्छा ठीक है, वो किसी भी एक के लिए बता दो, है ना, सपोज ए के लिए बता देता हूं। यहाँ तक नोट करो। क्वेश्चन नंबर 11 का आर ऑप्शन एक बार पढ़ो आप, है ना, पहले आपको समझ में आएगा क्वेश्चन में है क्या। आर में दे रखा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द
एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज अलोंग द एक्सिस। आप ऐसे समझो, जैसे मान लो कि मेरे पास है ना 3 चार्ज ऐसे रखे हुए हैं इन द प्लेन ऐसे, ठीक है। तो ये Q1 Q2 और Q3 ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है, एक ही प्लेन में रखे हुए हैं। आप ऐसे समझ लो, इधर रखे इसी प्लेन में ऐसे, ये ट्रायंगल बना रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस जो कहां से पास हो रही है, इसके सेंटर से, और इसके प्लेन की कैसी है, परपेंडिकुलर, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। तीनों चार्ज पॉजिटिव है, पहला ऑप्शन ले रहा हूं, और मैग्नीट्यूड भी कैसा है, सेम है। तो इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से फील्ड इधर आएगा, इस चार्ज की वजह से फील्ड इधर आएगा, और इस चार्ज की वजह से फील्ड इधर आएगा। समझ में आया? ये तीनों ऐसे हैं, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, और इसकी वजह से इधर। तो इनके जो तीनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि तीन इक्वल वेक्टर्स अगर इक्वल एंगल पर हैं तो रिजल्टेंट 0 आता है। सिर्फ कौन से कंपोनेंट बचेंगे, वर्टिकल, और ये इस एक्सिस के अलोंग ही होगा। ये आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर है? इसीलिए ए ऑप्शन में आ रहा है, क्योंकि सारे के सारे चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव। अब इसमें कॉम्बिनेशन देख लो, जैसे जैसे पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन आएगा, डायरेक्शन दो ही आ सकती है, या तो प्लेन की परपेंडिकुलर या प्लेन के अलोंग। सबको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है बेटा? उसके बाद जेई एडवांस निकालो। जेई एडवांस में कितने क्वेश्चन डिस्कस किए थे हम लोगों ने? फर्स्ट किया था, ठीक है। हाँ जी बेटा। नाइन्थ का डी। अच्छा डी, देखो इसमें कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है उसमें, मैं सिंपल सा तरीका बताता हूं। नहीं, कभी भी पार्टिकल जो होता है वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के अलोंग तभी ट्रेवल करेगा जब पहला वो रेस्ट पर हो और दूसरा फील्ड यूनिफॉर्म, ठीक है। पहला रेस्ट पर हो, दूसरा फील्ड यूनिफॉर्म हो। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ऐसे समझो, यहां दिखाया था, मान लो ऐसा फील्ड है और चार्ज रेस्ट पर है, तो आप क्या बोलोगे, सर इस पे एक्सेलरेशन ना लगेगा, फोर्स इधर लगेगा। क्यों? ई नॉट बाय एक्सेलरेशन इधर आया तो ये इस डायरेक्शन में वेलोसिटी गेन कर लेगा। थोड़ा सा आगे गया बेचारा, हमने एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो पार्टिकल कभी भी फोर्स की डायरेक्शन में नहीं जाता, पार्टिकल इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा। पार्टिकल की डायरेक्शन हमेशा उसकी वेलोसिटी डिसाइड करती है ना, पार्टिकल की डायरेक्शन उसकी हमेशा वेलोसिटी। आप ऐसे समझो, मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, आपने मुझे पीछे से पकड़ के खींचना चालू कर दिया, लेकिन मैं तो जा इसी डायरेक्शन में रहा हूं। तो मेरा जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है फोर्स डिसाइड कर रहा है या मेरी वेलोसिटी डिसाइड कर रही है? वेलोसिटी डिसाइड कर रही है, फोर्स नहीं डिसाइड करता। तो ये इस पाथ को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में। अब आपने इधर लगा दिया तो एक वेलोसिटी और आ गई, तो इन दोनों की रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो गई, फिर इधर आ गया, फिर इन दोनों की रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो गई। तो चेंज होती चली जाएगी, लेकिन कभी भी वो लाइन के अलोंग ट्रेवल नहीं करेगा। लेकिन अगर यूनिफॉर्म फील्ड होता और रेस्ट पर होता तो जिस डायरेक्शन में फोर्स रखता पार्टिकल उसी डायरेक्शन में जाता। क्लियर है यहां तक? उसके बाद जेई एडवांस निकालो बेटा। जेई एडवांस का क्वेश्चन नंबर 2, कॉपी भी निकाल लेना है ना। हाँ, कुछ अच्छा पॉइंट है उसमें तो कॉपी में भी लिख लेंगे, जिससे आपको बाद में भी याद है। कंडक्टर वाला क्वेश्चन है ना दूसरा, वही है ना। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, मैं समझाता हूँ बेटा। बिल्कुल, बस ध्यान से सुना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंडक्टर का मतलब होता है मेटल्स। कंडक्टर मतलब जो कंडक्ट करा सके। कंडक्ट का मतलब किसको कंडक्ट मतलब फ्लो कराना, किसको? इलेक्ट्रॉन को। जैसे करंट क्यों फ्लो होता है, हम जैसे वायर्स यूज करते हैं तो हम कॉपर के वायर, एल्युमिनियम के वायर, ऐसे ही मतलब हम जनरली मेटलिक वायर यूज करते हैं,
है ना। हम नॉन मेटल्स प्लास्टिक थोड़ी ना यूज कर लेते हैं, प्लास्टिक को तो कोट करते हैं जिससे हमें करंट ना लगे, अपनी सुरक्षा के लिए यूज करते हैं, ठीक है, और प्लास्टिक का कोई यूज नहीं, जरूरी बात। तो हम जनरली अपने घरों में जो वायरिंग करते हैं वो कॉपर वायरिंग ज्यादा अच्छी करते हैं, आजकल बेहतर रहती है, इसलिए रहती है क्योंकि कॉपर वायरिंग में जंग भी नहीं लगती, रस्टिंग नहीं लगती, इसलिए बोला जाता है। आजकल के जो एसी आते हैं वो थोड़े से जैसे कॉपर वायरिंग जो रहते हैं, है ना, वो बढ़िया रहते हैं, या स्टेनलेस स्टील के भी आते हैं आजकल। तो हम मेटेलिक चीजें ज्यादा यूज करते हैं, और आजकल हम ऐसी मेटेलिक की चीजें यूज करते हैं जिसमें जंग ना लगे, जिसकी ड्यूरेबिलिटी क्या हो, ज्यादा हो और सस्ता भी रहे। ऐसे अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो सिल्वर की और अच्छी है, गोल्ड भी बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, लेकिन साहब अगर हम एसी में गोल्ड लगा देंगे तो उसको पन्नी में पैक करके रखना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो चोर जो आएगा हम बोलेंगे तुम मार दे हमें, एसी मत ले जा, है ना। तो यह बात ध्यान सुना, कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि कंडक्टर की सरफेस इक्वी पोटेंशियल होती है ना। कंडक्टर की सरफेस क्या होती है, इक्वी पोटेंशियल, यानी कंडक्टर की सरफेस के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल कैसा होता है, सेम। तो अगर ये कंडक्टर है तो इसकी सरफेस का हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे दो कंडक्टर ले लिए, एक आर ए रेडियस का और एक आर बी। इस पे चार्ज कितना है, क्यू ए, इस पे कितना, क्यू बी। अब मैंने क्या किया, दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से, एक वायर से कनेक्ट कर दिया, और वायर भी कैसा, कंडक्टिंग मेटेलिक वायर। अब अगर मैंने इस दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया तो अब ये दो स्फीयर नहीं रहे, ये एक ही ऑब्जेक्ट बन गए, दोनों कनेक्ट हो गए ना। अभी अलग अलग नाम के क्या हो गए, एक ही ऑब्जेक्ट। और अगर ये एक ही ऑब्जेक्ट हो गए तो इसकी सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम। तो जितना पोटेंशियल यहां पर होगा उतना ही पोटेंशियल यहां पर होगा। तो किसी भी कंडक्टिंग वायर से अगर मैं दो मेटेलिक स्फीयर को कनेक्ट कर देता हूं तो उनमें चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, आपको समझ में आया क्यों होता है? क्योंकि इनिशियली दोनों का पोटेंशियल अलग अलग था, क्योंकि दोनों दो अलग अलग स्फीयर थे, लेकिन अगर मैंने इसको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। तो पोटेंशियल को सेम होने के लिए चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो बुक्स में ऐसा लिखा रहता है कि दो अगर मैं स्फीयर को किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करूंगा तो उनमें चार्ज का फ्लो तब तक होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। मान लेते हैं फाइनली इस पे चार्ज हो गया क्यू ए और इस पर कितना हो गया, क्यू बी, और मैं बोल सकता हूं फाइनली दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। तो क्या मैं इसका पोटेंशियल लिख सकता हूं फाइनली कितना हो जाएगा, के क्यू ए अपॉन आर ए, और इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू बी अपॉन आर। तो मेरे पास क्यू ए अपॉन क्यू बी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर ए अपॉन आर बी। अब इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि फाइनली दोनों में जो चार्ज का रेशियो होगा, फाइनली दोनों में जो चार्ज का रेशियो होगा वो रेडियस के रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है? और ओवरऑल चार्ज कैसा रहता है, कंजर्व। चार्ज कभी भी नष्ट नहीं होता, सिर्फ ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। तो जितना इनिशियल चार्ज होगा बाय द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दैट इज फाइनल चार्ज इज इक्वल्स टू इनिशियल चार्ज। तो मैं क्या निकाल सकता हूं क्या कि फाइनली इस पे कितना चार्ज आएगा, क्या मैं ये निकाल सकता हूं क्या, आ जाएगा ना, बता सकते हो कितना आएगा। क्यू ए इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं दैट इज आर ए अपॉन आर ए प्लस आर बी इंटू क्यू ए प्लस क्यू बी। ये कैसे लिखा, समझ में आया कैसे? चिंटू पिंटू दो भाई थे, पापा ने 100 रुपए दिए, बोला कि बेटा बांट लो आपस में। चिंटू समझदार था, उसने बोला 3:2 रेशियो में बांटेंगे। तो चिंटू को कितना बोला, इसका रेशियो अपॉन टोटल रेशियो इनटू टोटल पैसा, और दूसरे को कितना मिला, दैट इज क्यू बी इज इक्वल टू आर बी अपॉन आर ए प्लस आर बी इंटू क्यू ए प्लस क्यू बी। तो फाइनली मैं निकाल सकता हूं कि दोनों में चार्ज कितना होगा। अब आते हैं इसके ऑप्शंस पे, वर्कशीट देना बेटा, ठीक है। पहले ऑप्शन की बात करें तो पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज 0, बिल्कुल। मैंने आपको एक सबसे स्टार्टिंग में मेटल्स की एक बात बताई थी कि मेटल के अंदर चार्ज रिसाइड नहीं कर सकता, क्लियर है? तो अगर मैं वहां पर एक गॉसियन सरफेस बनाऊंगा तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस इज इक्वल टू 0, तो क्यूइन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यूइन कितना हो जाएगा 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो जाएगा 0। यहां से एक स्टेटमेंट और जोड़ लेंगे
किसी भी मेटल के अंदर नेट चार्ज कितना होता है, 0, और किसी भी मेटल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 ही होता है। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, QA इज ग्रेटर देन QB, चार्ज का रेशियो रेडियस के रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जिसकी रेडियस ज्यादा होगी उसको चार्ज भी ज्यादा होगा। किसकी रेडियस ज्यादा है, ए की, तो बिल्कुल सही है। फिर तो QA QB से ज्यादा होगा क्योंकि RA RB से ज्यादा है, बी ऑप्शन सही है। सी पर आते हैं, सिग्मा। अब कैसे निकालेंगे, बात ध्यान सुना, क्या मैं चार्ज को सिग्मा इंटू एरिया लिख सकता हूं, चार्ज को सिग्मा ऑफ ए इंटू 4 पाई RA स्क्वायर, और QB को क्या लिख सकता हूं, सिग्मा बी इंटू 4 पाई, दैट इज इक्वल टू RA अपॉन RB। ये उड़ गया, ये चला गया, तो ये आपके पास कितना आया, सिग्मा ए अपॉन सिग्मा बी इज इक्वल टू RB अपॉन, सिग्मा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R आ रहा है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आते हैं डी पर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ ए, तो इधर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा ए पर के QA अपॉन RA स्क्वायर, और अगर मैं बी की बात कर रहा हूं कितना आएगा, के QB अपॉन RB स्क्वायर, ये आएगा ना। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि QA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RA, QA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक RA से एक RA चला जाएगा, तो यहां से आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन RA। तो अगर आप E1 अपॉन E2 यानी, ठीक है, डिवाइड करके भी निकाल सकते हो, तो आप यहां से बोल सकते हो जिसकी रेडियस कम होगी उसका फील्ड ज्यादा होगा, तो ए की रेडियस ज्यादा है तो ए का फील्ड कम होगा, तो बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन भी करेक्ट है। सबको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है, ठीक है, चलो बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते, 3 हो गया। मैंने आपको बता रखा था कि किसी भी अगर हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसका टाइम पीरियड चेंज नहीं होता, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, 4 में आपको एक सिंपल सा पॉइंट मैं आपको समझा देता हूं, फिर खत्म करते हैं क्लास को। बात ध्यान सुना, थोड़ा सा है ना पेशेंस और रखो, है ना। हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इसमें पहला स्टेटमेंट सबसे अच्छा है। इसने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड, बात ध्यान सुना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज वेरीज एज, कैसे, R टू द पावर -2.5 इंस्टीड ऑफ 1 अपॉन R स्क्वायर। गॉस लॉ स्टिल बी वैलिड, गलत है, क्यों? गॉस लॉ जिस कहानी पर बेस्ड है उसका सबसे मेन स्टेटमेंट है कि हम किसी भी पॉइंट पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो वो गॉसियन सरफेस के शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ऐसा क्यों होता है वो मैं समझाता हूं, सब लोग देखो। अगर मान लो एक पॉइंट चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैं ये ऐसी गॉसियन सरफेस ले लेता हूं, और इसके लिए हम गॉस लॉ लगाते हैं, बोलो कितना आता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू Q इन अपॉन, अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं, E को मैं क्या KQ बाय R स्क्वायर लिख सकता हूं, मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको, है ना। यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूं तो कितना आता है, KQ बाय, और इस गॉसियन सरफेस का एरिया कितना होता है, ये कैंसिल आउट हो गया ना, ये क्या हो गया, कैंसिल आउट। ये R पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन अगर मैं यहां पर 1 अपॉन R स्क्वायर की जगह R टू द पावर कितना रखता, 2.5, क्या ये R कैंसिल आउट होता, क्या नहीं होता। तो हमारा जो स्टेटमेंट है कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस के शेप और साइज से इंडिपेंडेंट रहता है, वो गलत हो जाता, तो गॉस लॉ वैलिड नहीं होता। तो गॉस लॉ तभी वैलिड होगा जब वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होगा। तो पहला स्टेटमेंट है द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज वेरीज एट 2.5 इंस्टेड ऑफ R स्क्वायर, गॉस लॉ विल बी स्टिल इज वैलिड, झूठ बोल रहा है, गलत है, सही है। बी, द गॉस लॉ कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल। बात ध्यान से सुनना, कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट यानी ये मैथमेटिकल फॉर्मूले की बात कर रहा है, तो गलत है। गॉस लॉ वैलिड होता, बिल्कुल होता, E डॉट ds तो लिख सकते हैं, लेकिन हम वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि हम ऐसी गॉसियन सरफेस बनाते हैं जिसकी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसा हो, और डाइपोल के केस में हमें वो मिल नहीं पाता है।
क्योंकि 2 पॉइंट चार्ज की वजह से हम अलग अलग पॉइंट पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो वैल्यू अलग अलग आती है, तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो बी गलत है। सी इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस जीरो समवेयर द साइन ऑफ द 2 चार्जेस सेम, बिल्कुल सही है ना। और डी पर आते हैं, द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन ए मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज वीबी माइनस वी है, तो ये तो बिल्कुल आसान सिंपल है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू क्यू इनटू डेल्टा वी, याद आएगा सबको, मेरी बात आ रही है बेटा समझ में। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास के लिए है ओवन में कहां तक हो गए थे, 53 तक हो गए थे। S1 दो, एक बार शीट दो, और अच्छा मेरे पास ये, सॉरी, हाँ है ना। तो नेक्स्ट क्लास में रेस नंबर एक तो 19 और एस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर कहां तक करा दिया बेटा डिस्कस, 19 तक हो गया था, गॉस लॉ तक हो गया था बिल्कुल, तो 20 से लेके 28 तक। तो कल के लिए होमवर्क है S1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 20 से 28 और रेस नंबर 19। रेस नंबर 19 बेटा। Okay.